ओके, कल जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, इफ यू गाइस रिमेंबर, कि अगर Z1, Z2, Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है, तो ये वाला जो कंडीशन है इसको याद रखना है। उसमें फिर हम क्या करेंगे ना, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर एंगल मूव करेंगे, उतना नहीं जाना, सीधा ये कंडीशन अप्लाई करना है। ये याद है आप लोगों को, कल पढ़ा था हमने। एंड इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। फॉर एग्जांपल दिस, नॉट दिस वन, कि z minus z और 1 minus z, these are the three vertices of equilateral triangle, then real part of z। ये क्वेश्चन कल किया था हमने, राइट, जाने से पहले। तो हमने यही, ये जो दिख रहा है ना आपको कंडीशन, ये वही कंडीशन है जो हमने पढ़ा था। दो z को मल्टीप्लाई किया, ओ सॉरी, ईच z का स्क्वायर किया, फिर दो z को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इससे एक z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने रूट निकाला और उसका रियल पार्ट जो ये आंसर था। इनफैक्ट मैंने कल बताया था, रूट भी आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेंट पार्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट चाहिए नहीं था, सिर्फ रियल पार्ट ही चाहिए, ठीक है। याद है आप लोगों को? ओके, इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। आई डोंट रिमेंबर अगर ये क्वेश्चन हमने कल किया था कि नहीं। लेट Z1 and Z2 be complex roots of the equation 3z² if the origin together with the points represent equilateral triangle, then what is the value of v? ये किया था कल हमने। ओके फाइन, अभी क्वेश्चन समझिए अच्छी तरह पहले। लेट Z1 and Z2 be complex roots। कॉम्प्लेक्स रूट्स, पहले ही बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स है, रियल रूट सही नहीं। ठीक, कौन से इक्वेशन के? इस इक्वेशन के। ये कोई इक्वेशन गिवन है Z में, उसके ये दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। और फिर बाद में अगली लाइन में बोल रहा है इफ द ओरिजिन टुगेदर विद द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड बाय Z1 एंड Z2, मतलब 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ओरिजिन और Z1 Z2 दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे आपको ये जजमेंट मिल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि कॉम्प्लेक्स रूट्स है। फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख गया, मतलब आपको ये कंडीशन अप्लाई कर देना है, Z1² प्लस Z2² प्लस Z3² इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इज दैट फाइन? अब हमें क्या गिवन है? एक इक्वेशन गिवन है 3z² प्लस 3z प्लस b इक्वल टू 0, और इक्वेशन के रूट्स क्या है? Z1 Z2, ये दो रूट्स गिवन है। हमें ये भी गिवन है, ये दो पॉइंट्स है Z1 और Z2, इसके साथ ओरिजिन, ये ओरिजिन मिला के एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ये भी गिवन है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो ये कंडीशन फुलफिल हो। इस कंडीशन में Z1 Z2 और जो ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है 0 प्लस 0 होता है, यानी 0, ये तीनों ऐड कर दूं, इस ऐड कर दूं मतलब इस कंडीशन में डाल देता हूँ, ये हो जाएगा Z1² प्लस Z2² प्लस 0² इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 0 प्लस Z1 0, ठीक है। समझ आया क्या मैंने? बचा क्या इसमें? 0 हटाने के बाद Z1² प्लस Z2² इक्वल टू Z1 Z2। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। यहाँ पे Z2 का मल्टीप्लीकेशन है Z1 Z2 का, और यहाँ पे स्क्वायर का एडिशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है मैं इससे डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ, राइट। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा? Z1 प्लस Z2 का माइनस b अपॉन ए, यानी -3/3 यानी -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन ए, या मैं गलत बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, c अपॉन ए यानी b/3। ये दोनों सम ऑफ रूट्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सम एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब ध्यान से देखिए, हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस में रहता है। इसको मैं लिखूंगा Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ या नहीं? इसमें डाउट है किसी को?
इसको आप एक्सपैंड करेंगे z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 1 z2 हो जाएगा, उससे हम माइनस 2 z1 z2 कर देंगे। समझ आया? ओके, अब मेरे पास z1 z2 की वैल्यू है, z1 प्लस z2 की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज है। इस पूरे टर्म को मैं RHS में लेके जा रहा हूँ। LHS होगा z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, यानी दिस होल स्क्वायर। LHS 1 हो गया, RHS हो गया थ्राइस 3 हो जाएगा, माइनस 2 उधर लेके गया, इंटू z1 z2 इज b बाय 3। तो b क्या हो गया? 1। समझ आया? ओके, so that's how we get now. Again, simple implementation of this result. इस पे बेस्ड रिजल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन जहां पे हम एंगल मूव कराते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। कंसिडर अ स्क्वायर ABCD सच दैट Z1, Z2, Z3 एंड Z4 रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ABCD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD। A क्या है? Z1, B है Z2, C है Z3, D है Z4। अच्छा, ये स्क्वायर दिख नहीं रहा, बट ये स्क्वायर, ठीक है, यानी सारे साइड्स इक्वल है। एक्सप्रेस Z3 एंड Z4 इन टर्म्स ऑफ Z1, Z2। Z3 और Z4 को मुझे Z1, Z2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। कहाँ है Z3? ये रहा। Z3 को Z1 और Z2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, यानी Z3 मेरा कॉमन पॉइंट होगा। अब Z3 और Z4 ABCD, Z1, Z2, Z3, Z4। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये जो वेक्टर है CB वेक्टर, क्या इसको मैं Z2 माइनस Z3 लिख सकता हूं CB वेक्टर को? ठीक है, और ये जो वेक्टर है CA वेक्टर जो है, इसको मैं लिख सकता हूं Z1 माइनस Z3। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को समहाउ कनेक्ट कर दूं तो मुझे Z1, Z2 और Z3 के टर्म्स में इक्वेशन मिल जाएगा, अगर इन दोनों को मैं कनेक्ट कर पाता हूं। और उसको फिर मैं Z3 को LHS में लिख दूंगा, RHS में Z1, Z2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या मैं इनको कनेक्ट कर सकता हूँ? बेसिकली इस वेक्टर से मूव करके मैं इस वेक्टर पे आ रहा हूँ, इस वेक्टर पे आ रहा हूँ, राइट। और ये मूवमेंट कैसा हो रहा है? यहां से यहां, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंगल बता सकते हैं कितना एंगल का मूवमेंट हो रहा है? 45। स्क्वायर का डायगोनल 45 मार्क करता है, तो इतना मुझे पता चल गया। तो मैं लिख सकता हूं Z2 माइनस Z3 वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू, इस पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना? e टू द पावर आयोटा थीटा कितना होगा? 45 5/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये मूव होके कहां पे आ गया? Z3 माइनस Z1, इस पे आ गया। ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर था, इस पे 45 डिग्री मूव किया, यहां पे आ गया। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें एक चीज मिस हो गया। हमने अभी तक जितने भी ऐसे वेक्टर मूवमेंट किए थे ना, उसमें साइड हमेशा इक्वल आता था। क्या ये साइड इक्वल है? नहीं इक्वल है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं हम? इसका मॉड, इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इनको यूनिट वेक्टर बना देते हैं, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 माइनस Z3, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1। इन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब ये दोनों यूनिट वेक्टर हो गया। अब ये इक्वेशन सस्टेन करेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये Z3 माइनस Z1 क्यों लिखा? अच्छा, ओ सॉरी, यू मीन टू से Z1 माइनस Z3 होगा, वो भी क्यों लिखा? इज दैट द क्वेश्चन? ठीक है, अब सबसे पहले ये रियलाइज करिए, ये जो CB वेक्टर है ये Z2 माइनस Z3,
CB वेक्टर, CA वेक्टर क्या है, Z1 माइनस Z3, ठीक है। अब कल हमने जो पढ़ा था, परसों जो पढ़ा था, हम जब वेक्टर को किसी एंगल से शिफ्ट करते हैं, इस वेक्टर को मैंने कुछ थीटा मल्टीप्लाई कर और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये थीटा आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई करके, तो उसको हम कैसे लिखते थे, वो वेक्टर है Z3 माइनस Z2 में मैंने e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर अब शिफ्ट होके एंटी क्लॉकवाइज इस साइड आ जाएगा, इस साइड आके क्या वेक्टर बन जाएगा, CA वेक्टर, और CA वेक्टर मैंने कितना लिखा है, Z1 माइनस Z3, तो ये इनकरेक्ट है, ये होगा Z1 माइनस Z3। ये वेक्टर अब इस पोजीशन पे आ गया जो हम स्टैंडर्ड पढ़ते हुए आ रहे हैं 45 डिग्री। द ओनली थिंग इसकी, इसमें इन दोनों का लेंथ अलग अलग है, तो लेंथ कॉमन करने के लिए और सेम करने के लिए दोनों को मैंने मॉड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर बना दिया। समझ आया, ठीक है। अभी ना मॉड का पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अगर मेरा ये इसका लेंथ a मान लेता हूं मैं, तो इसका लेंथ कितना होगा, रूट टू है। समझ आया, क्योंकि वो एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके दोनों साइड है और उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √2, इसमें तो डाउट नहीं किसी को, राइट। सो इसको मैं यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, हटा के Z2 Z3 को मैंने a लिख दिया और इसको मैंने √2a लिख दिया, a कैंसिल तो सिर्फ √2 बचेगा, ठीक है। अब √2 को मैं इधर मूव कर रहा हूँ और इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, राइट। तो ये हो गया 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, ये हुआ कि नहीं, और √2 मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ ले जाके, तो ये √2 भी कैंसिल हो जाएंगे ऊपर आके। समझ आया, शॉर्टकट, नॉट शॉर्टकट, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, तो यहाँ जो बचेगा वो सिर्फ बचेगा 1 प्लस आयोटा इक्वल टू Z1 माइनस Z3। ये स्टेप समझ आया सबको, क्या किया मैंने, ये √2 जो नीचे बता था इसको ऊपर लेके आया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना। अब ऊपर जो √2 लाया था और इसके डिनोमिनेटर के √2 कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सॉल्व कर दो ब्रैकेट खोल के, और Z1 को नहीं, सॉरी, Z3 को Z1 और Z2 के टर्म्स में लिख दो। दिस इज Z2 माइनस Z3 प्लस आयोटा Z2 माइनस आयोटा Z3 इक्वल टू Z1 माइनस Z3। Z3 को एक साइड ले आओ, और Z3 कट गया, देखो सिर्फ ये एक ही Z3 बचा, राइट। तो इस Z3 को मैं RHS में लेके जा रहा हूं, लेफ्ट साइड में आ गया Z2 प्लस आयोटा Z2 इज इक्वल टू, नहीं, एक माइनस Z1 भी आएगा यहाँ से, ये वाला भी इधर जाएगा, इक्वल टू आयोटा Z3। तो Z3 हो गया Z2 माइनस Z1 प्लस आयोटा Z2 डिवाइड बाय आयोटा, ये वाला आयोटा नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय आयोटा किया, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा मल्टीप्लाई किया तो -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और नीचे एक -1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा Z2 माइनस Z1 आयोटा। इसमें ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई किया, फिर रैशनलाइज करके ये आ जाएगा Z3 इन टर्म्स ऑफ Z2 एंड Z1। समझ आया स्टेप्स ये? एग्जैक्टली इसी तरह हम Z4 भी कर लेंगे। Z4 कहाँ पे है? यहाँ पे, राइट। Z4 क्या होगा कि इस वेक्टर को मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ 45 डिग्री, जैसे इसको यहाँ पे मूव करके ये मिल गया, वैसे इसको यहाँ मूव कर दिए तो Z4 के टर्म्स में आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मूव होगा, क्योंकि तभी दोनों में Z4 आएंगे। इसको ऐसे मूव करेंगे 45 डिग्री, ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 मूव होगा, ठीक है। ये वाला आप कर लीजिएगा सेकेंड हाफ, बट यू गॉट द आइडिया ना, क्या हम करने की कोशिश करना। ओके, ये देखिए इस टर्म में आ जाएगा सब। ओके, अब एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही टॉपिक है, और ये ऑब्जर्वेशन ध्यान देंगे।
अब ये ऑब्जर्वेशन आने से पहले ना, बिफोर वी रीच इट, लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है z1 z2, यानी वेक्टर AB। AB क्या है? z1 माइनस z2, ठीक है। अब इसको मैंने थीटा एंगल मूव किया और यहाँ पे ले आया, और ये है z3c, यानी AC वेक्टर हो गया z3 माइनस z2, ठीक है। दिस एंगल मूवमेंट इज थीटा। अब सिर्फ आर्ग्यूमेंट देखो आप, हाँ, अभी लेंथ देखने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ अभी तक हम देखते हुए आए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट और इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z2, इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट यानी इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट यानी इस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मतलब इस आर्ग्यूमेंट में मैंने एक्चुअली उल्टा लिख दिया, ये सही है। इस आर्ग्यूमेंट में अगर मैं थीटा ऐड कर देता हूं तो इसका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, इसका आर्ग्यूमेंट यानी z1 माइनस z2, इसका आर्ग्यूमेंट होगा सर्टेन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस पर मैंने थीटा एंगल और ऐड कर दिया, यानी ये एंगल और ऐड कर दिया, तो मुझे इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। समझ आया? लॉजिकली समझ आ रहा है, राइट? अभी क्या करेंगे हम कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैं RHS में ले जा सकता हूँ। RHS में लेके गया तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z2 नहीं, ये z1 होगा, z1 माइनस z2, और इसको उधर लेके गया, ओ गॉड रुको, ये है z1 माइनस z2, ये है z3 माइनस z2। z3 माइनस z2, इसको RHS में लेके जा रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, आपको पता है आर्ग्यूमेंट का बिहेवियर लॉग की तरह होता है, राइट? तो थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2, ठीक है। सो दिस इज सेम इक्वेशन। गॉट इट? ओके। अब ये एक और चीज है, इसको भी समझते हैं। यहां पे वही वाला आर्गुमेंट इक्वेशन यूज किया, बट z3 की जगह यहां पे z और z है, यानी एक ऐसा अननोन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका हम लोकस ढूंढते रहते हैं। इफ रिमेंबर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे, एक मेरे पास सर्कल है और ये एक कॉर्ड है z1 z2, ठीक है, और यहां पे कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैंने कनेक्ट किया, ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। सो इस थीटा को क्या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? आर्ग्यूमेंट ऑफ कहां गया? z माइनस z1, z माइनस z1, इसको मूव किया तो z माइनस z2 आ गया, ये तो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये प्रीवियस वाला इक्वेशन है बस। अब अच्छा, बाय द वे, अगर आपको इसको थोड़ा आसानी से समझना होता ना, तो ये ऊपर वाला जो एंगल होता है, सॉरी ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और सेकंड वाला वो होता है जहां पे हम मूव कर रहे हैं। तो ये जो थीटा एंगल आता है ना, ये इस मूवमेंट का एंगल देता है, ठीक है। और आई रादर से कि जब भी इस फॉर्म में दिया हो ना, इसको आप ब्रेक करके उस फॉर्म में लिख लीजिए जैसे हमने स्टार्टिंग में समझा था, जो समझ में ज्यादा आसानी होती है लॉजिकली, ठीक है। एनीवेज, हैविंग सेड दिस, ये जो z1 z2 है, दिस सबटेंडिंग एन एंगल थीटा हियर इन दिस पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सेंटर यहां पे कहीं पे होगा, तो कॉर्ड सेंटर के नीचे, इसको हम इफ यू रिमेंबर मेजर एक्सिस कहते हैं, और इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस। जो ये कॉर्ड z1 z2 है ना, इट विल ऑलवेज सबटेंड एन एंगल, अक्यूट एंगल इन मेजर एक्सिस, ठीक है। अगर ये थीटा अक्यूट है, मतलब ये हमारे मेजर एक्सिस को टच कर रहा है, ये z मेजर एक्सिस में बैठा है, और अगर ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ये वाला, मतलब z माइनर एक्सिस में बैठा है। समझ आया? दिस इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो z1 z2 वेक्टर है, व्हिच इज अ कॉर्ड इन अ सर्कल, वो कॉर्ड अगर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पे
ऑब्ट्यूस एंगल सब्टेंड कर रहा है, मतलब ये थीटा जो है 90 से बड़ा है अगर, तो ये जो z है ये माइनर एक्सिस में बैठा है, और अगर अक्यूट एंगल सब्टेंड कर रहा है तो ये जो z है ये मेजर एक्सिस में बैठा है। ये भी एक ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखिए, क्वेश्चन में काम आता है। इसके ऊपर पढ़ के दिखाता हूं मैं। If argument z1 upon z minus z1 upon z minus z2 is theta, the locus of z is an arc z1 z2। ये एक आर्क होता है, z का जो लोकस है ना ये वाला आर्क होता है। Of the circle major और minor depending upon theta is acute, ये ऑफ नहीं होगा और होगा acute और obtuse, ठीक है। मेजर है तो acute होगा, माइनर है तो obtuse होगा, बस इसको ध्यान रखिए। Got it everyone? देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। द लोकस ऑफ द पॉइंट z विच satisfies दिस कंडीशन, ये कंडीशन गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल, ठीक है। इसको रीड करने का तरीका होता है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का बीच का एंगल π/3 है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बीच का एंगल है π/3, इज दैट अक्यूट और ऑब्ट्यूस? अक्यूट 90 से छोटा है। सो अगर ये 90 से छोटा है, द लोकस ऑफ द पॉइंट, ओके, इस क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा गया कि मेजर एक्सिस में लाई कर रहा है या माइनर एक्सिस में लाई कर रहा है, वो बस ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा लोकस होगा। कौन सा लोकस होगा? ऑब्वियसली सर्कल होगा, जो हम देखते हुए आ रहे हैं। तो हम इतना भी बता सकते हैं ये सिर्फ सर्कल नहीं होगा, इनफैक्ट ये मेजर एक्सिस में भी लाई कर रहा होगा, आर्क होगा विद मेजर एक्सिस, हम ये भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ आया? तो आप सीधा देख के इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सर्कल के मेजर एक्सिस में लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये एक्यूट एंगल। गॉट इट? ओके। अब अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus z1 upon z plus z1 is π/4 represents a circle with which of the following details। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि वो उनको पता है कि ये सर्कल में है, और ये भी बता दे रहे मेजर या माइनर एक्सिस में होगा। अब वो कह रहे कि सिर्फ उतना नहीं, आप सर्कल का सेंटर भी बताओ, रेडियस भी बताओ, ये भी बताओ, ठीक है। अब हमें देखिए फिर बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए z-1, ये वेक्टर याद है, हम यहां से यहां मूव करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है। तो z-1 पॉइंट कहां लाई करेगा, बता सकता है कोई? 1,0, ठीक है। यहां पे ऊपर वाला वेक्टर लाई कर रहा है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करेगा? -1, 0, ठीक है। और ये सर्कल कैसा होगा? इसको कॉर्ड बनाता हुआ एक सर्कल होगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये जरूरी है कि कॉर्ड का जो माइनर एक्सिस हो नीचे हो, ऐसा भी तो सर्कल हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हाउ डू वी नो? वी डोंट नो दैट, राइट। द ओनली थिंग आई नो इज कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बीच का एंगल है π/4, ठीक है। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला सर्कल लेते हैं, चलो ब्लू वाला, ठीक है। ये ब्लू सर्कल लिया मैंने, और ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है, और z कहां पे लाई करेगा? यहां पे कहीं पे, ठीक है। सो ऊपर वाला z-1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला, ये z-1 वेक्टर है। 1 वेक्टर से z पे मूव करूं तो 1 से मैं z पे मूव करूं, ठीक है। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो नीचे वाला है दैट इज z-1, तो वो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। ये मेरा z-1 वेक्टर है, ये एंगल है, ओ सॉरी, ये वेक्टर को मैंने एक्सटेंड किया जस्ट टू फाइंड आउट इनके बीच का एंगल कितना होगा, ठीक है। इसके बीच का एंगल कितना है? नहीं, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, क्या मैं इधर से इधर जा रहा हूं या इधर से इधर जा रहा हूं? मतलब इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ जाऊंगा या इस वेक्टर से इस वेक्टर की तरफ आऊंगा? क्यों?
वो हमें जज करना होगा इस जो गिवन इक्वेशन है उसको कैसे जज करेंगे। सबसे पहले ना आप इसको ब्रेक कर लीजिए अपने कन्वीनियंस के लिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, ये मैंने ब्रेक किया। फिर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि z प्लस 1 में जब मैं पाई बाय 4 ऐड कर रहा हूं तब मुझे z माइनस 1 मिल रहा है। ठीक है, और z प्लस 1 कौन सा है? ये है z प्लस 1, ये है z प्लस 1, दिस इज z प्लस 1। इसमें जब मैं पाई बाय 4 ऐड करूंगा, नहीं, आई एम सॉरी, हम इसमें ऐड करें ना पाई बाय 4, तो दिस इज z प्लस 1 मतलब माइनस 1। हाँ, दैट्स ट्रू। तो ये जब मैं ऐड करूंगा इस पे पाई बाय 4 मैं ऐड करूंगा तो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है या नीचे आ रहा है? किसी भी एंगल में, हाँ, बिकॉज दिस इज क्लॉकवाइज ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब मैं ऐड करता हूं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। समझ आई मेरी बात में क्या कह रहा हूं? z प्लस 1 पे मैं पाई बाय 4 ऐड करूंगा तो z माइनस 1 आना चाहिए। दैट इज द बेसिक क्रक्स। z प्लस 1 ये है, इस पे पाई बाय 4 ऐड करूंगा तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करता तो पीछे आता, क्योंकि तो वो क्लॉकवाइज होता। ठीक है, ऐड कर रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा z माइनस 1 यहां पे कहीं पे लाई करना चाहिए था ऐसे, लेकिन z माइनस 1 ऐसे लाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो मैंने नीचे सर्कल कंसीडर किया ना वो गलत कंसीडर किया। अगर मैं एक बार ऊपर कंसीडर करके फिर देखता हूँ कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मुझे समझ आएगा फिर वो गलत है कि सही है। ठीक है, इसलिए एक और एग्जांपल आपको मैं ऊपर से करा के दिखाऊंगा कि जहां पे मैंने ये ऊपर कंसीडर किया। ये गिवन है, सब कुछ सेम है, ये 1 0 है और ये है माइनस 1 0। ये सर्कल अब मैं ड्रॉ करूँ ऊपर से। ठीक है, अब z यहां पे लाई कर रहा है। पहला वेक्टर में क्या लूंगा? z प्लस 1। z प्लस 1 कौन सा होगा? यहां से लेके ये वाला, ये एक्सटेंड करो जस्ट टू कैलकुलेट द एंगल। इस पे मैंने पाई बाय 4 ऐड किया। पाई बाय 4 ऐड किया मतलब एंटी क्लॉकवाइज में पाई बाय 4 गया। ठीक है, ये पाई बाय 4 ऐड किया, देन आई शुड गेट z माइनस 1, यानी मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाना चाहिए जो कि हो रहा है। देखिए, ये वाला वेक्टर मुझे पाई बाय 4 ऐड करने पे ऐसे मिल गया। ठीक है, तो मेरा जो z होगा वो ऊपर लाई करेगा इस वाले कॉर्ड के, नीचे लाई नहीं करेगा इस कॉर्ड से। अदरवाइज आई रियलाइज कि पाई बाय 4 ऐड नहीं, मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ऐड करेंगे तो तब मुझे करेक्ट डायरेक्शन मिल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसी से मेरा ना सेंटर 0 1 या 0 माइनस 1 डिसाइड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर उसे देखें। एंगल डजंट मैटर कहां पे आएगा, मुझे वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर का डायरेक्शन ये है, -1 से z, यानी -1 से z, -1 से z। वेक्टर कैसे लिखते हैं याद है? z माइनस -1, ऐसे हमेशा नेगेटिव में लिखना पड़ता है। तो यहां से यहां पे आएगा। ठीक है, -1 से z मेरा वेक्टर है, तो डायरेक्शन ये हो गया। अब डायरेक्शन में मैं पाई बाय 4 ऐड करूं तो मेरा वेक्टर ऐसे मूव करेगा, राइट? लेकिन पॉइंट ऑफ मूवमेंट, पिवट मूवमेंट यहां से हो रहा है। ठीक है, इस पे मैंने पाई बाय 4 ऐड किया क्योंकि z पॉइंट कॉमन है ना, तो z पे मूवमेंट हो रहा है। z ये है, पाई बाय 4 मूव किया तो मेरा जो नया वेक्टर बनेगा वो z 1 0 से नया वेक्टर बनना चाहिए। तो एंगल का मूवमेंट इस वाले पॉइंट पे हो रहा है, z पे, क्योंकि z इज द कॉमन पॉइंट इन बोथ। ठीक है, तो इसलिए दिस इज हाउ इट्स लुकिंग। ठीक है, तो अभी तो मैंने एस्टैब्लिश किया कि मेरा जो z है वो मेजर एक्सिस में, यानी एंगल मेरा माइनर होगा, और एंगल माइनर ही है, हाँ सॉरी एक्यूट ही है, पाई बाय 4। ठीक है, सो अभी ये सॉर्ट आउट हुआ। अब कैलकुलेशन करते हैं फिर से रीड्रॉइंग। पहले इस बार मैं सर्कल बना लेता हूं, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। दिस इज 1 0 -1 0, और ये कितना खींच रहा है एंगल? अच्छा, सेंटर भी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूं। ये मान लीजिए मेरा सेंटर है, इज दैट फाइन? अगर एक्सिस में ये मेजर एक्सिस में पाई बाय 4 कर रहा है तो सेंटर में कितना करेगा? 90। कोई भी कॉर्ड जितना एंगल एक्सिस में खींचता है, सॉरी आर्क में खींचता है, उसका डबल सेंटर से खींचता है। तो ये मेरा 90 हो गया। इसमें डाउट है किसी को? मुझे इसी का ही कोऑर्डिनेट चाहिए। ओके, और कुछ पता है इंफॉर्मेशन मुझे?
हाँ मुझे ये इंफॉर्मेशन पता है, दिस लेंथ इज 1। अच्छा ये अगर 90 है तो उसका हाफ, ये एंगल कितना होगा 45। और ये देखिए ये ना सेंटर से पास कर रहा लाइन, तो अगर ये सेंटर से पास लगने वाला लाइन तो ये कॉर्ड को कितने एंगल में कट करेगा, ये भी 90 होगा। ये समझ आया, ये भी 90 है, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 हो गया। ये 1 है तो ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट 2। तो मुझे रेडियस मिल गया √2 और इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, दिस इज -1, दिस इज 0 0, ये वाला पॉइंट 0 है, इससे 1 ऊपर चला गया तो ये होगा 0,1। ठीक है, तो सेंटर कहां पे लाई कर रहा है 0,1 और रेडियस है √2, यानी ये आंसर होगा। सेंटर है 0,1, रेडियस इज √2। समझ आया। तो फर्स्ट स्टेप मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये जो मेजर आर्क है वो ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। ठीक है, बाय फाइंडिंग आउट कि एंगल जो है वो इनके बीच में कैसे रिलेशन है। उसके लिए मैंने इसको सेग्रीगेट करके किया क्योंकि उससे आसानी होती है मुझे अंडरस्टैंड करने में, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि अच्छा यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। वैसे आप वैसे भी याद कर सकते हो, वो फास्टर होगा, लेकिन कंफ्यूजन है तो अलग कर लीजिए। फिर देखिए, फिर आप लॉजिकली समझेंगे। इस पे मैंने π/4 ऐड किया तो ये आएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, π/4 और ऐड कर दीजिए, फिर देखिए आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने गलत साइड का ले लिया, तो दूसरे साइड का होगा। गॉट इट। ओके, अगला क्वेश्चन। A necessary and sufficient condition for the point z1, z2, z3 to be collinear is that complex number this, ये कुछ complex number given है, is real, imaginary, purely imaginary of the form this। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। मुझे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z1, z2, z3। The necessary and sufficient condition for this complex number to be collinear, इन तीनों को सेम लाइन पे होने के लिए इसके टर्म्स में क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, अभी z3 माइनस z1 कौन सा कॉम्प्लेक्स, कौन सा वेक्टर होगा, z1 से z3, यानी z1 से ऐसे लिखता हूं मैं z3, ये वाला वेक्टर। ठीक है, दूसरा क्या होगा z2, यानी z1 से z2, दूसरा ये वेक्टर है z1 से z। ठीक है, इनको कोलिनियर होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल, हाँ 0 और 180 दोनों हो सकता है। अगर सेम डायरेक्शन में तो 0 होगा, अगर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो 180 भी चलेगा। ठीक है, तो मुझे इतना पता चल गया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल शुड बी आइदर 0 और 180 डिग्री। फाइन, इतना मुझे पता चल गया फॉर देम टू बी कोलिनियर। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो ये जो वैल्यू बनेगा ये रियल होगा कि इमेजिनरी होगा या कॉम्प्लेक्स होगा या क्या होगा, एनी आइडिया। देखिए, अगर दो नंबर 180 डिग्री पे लाई करता है ना तो ये हमेशा रियल ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये रियल का वो है एक्सिस और ये इमेजिनरी का एक्सिस है। अगर दो नंबर के बीच 180 डिग्री है या 0 डिग्री है तो उनके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रेशियो होगा हमेशा रियल आएगा। ठीक है, इससे आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर π/2 है, अगर दोनों 90 डिग्री पे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इमेजिनरी आएगा और प्योर इमेजिनरी आएगा, उसमें रियल पार्ट रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए कि 90 डिग्री आने पे हम इमेजिनरी एक्सिस पे चले जाते हैं तो इसलिए वो इमेजिनरी होता है। 0 या 180 डिग्री पे हम रियल एक्सिस में रहते हैं इसलिए वो रियल होता है। ठीक है, सो ये अगर एंगल 0 या पाई है, कुछ भी है, 0 भी रियल पे रहेगा, पाई भी रियल पे रहेगा, तो ये हमेशा रियल नंबर होगा अगर कोलिनियर है। अगर दिया होता कि कोलिनियर नहीं है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री है, तो ये हमेशा प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है, और अगर कुछ बीच का है मतलब ना ऑर्थोगोनल ना ये, तो ये इमेजिनरी नंबर होता, मतलब रियल पार्ट भी होता और इमेजिनरी पार्ट भी होता। ठीक है, ओके। ओके, ये फिर से कुछ ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रखिए आपको क्वेश्चंस में थोड़ा
स्पीड अप करने में काम आता है अगर ये ऑब्जर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से। क्वेश्चन में गिवन है और नॉट क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गिवन है z1 z2 z3 z4 आर इन ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है और इसी ऑर्डर में z1 z2 z3 z4, ठीक है, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। देन z1 माइनस z3, z1 माइनस z3, ये देखिए z1 माइनस z3 है, ठीक है। अगर ये a b c d ले लेता हूँ, z1 माइनस z3 मतलब z1 से z3 जा रहे हैं, ac वेक्टर, राइट, डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1 यानी z2 माइनस z4, z4 से z2 जा रहे हैं यानी ये वाला वेक्टर, यानी a b c d, db वेक्टर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का सबसे पहले एंगल देखो कितना होगा। स्क्वायर के डायगोनल्स का एंगल 90 होता है। अगर दोनों के बीच का एंगल 90 है तो इसका जो आंसर आएगा इमेजिनरी आएगा, ठीक है, याद रखिए इसको। सिमिलरली z1 माइनस z2 कहाँ पे है, ये z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाय z3 माइनस z4 यानी ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, z3 माइनस z4 मतलब ये ऐसे जाएगा, सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो ये प्योरली हो गया। इनफैक्ट अगर उल्टा होता तो भी प्योर रियल होता, 0 हो या 180 डिग्री हो, डजंट मैटर, ठीक है। थर्ड है z2 प्लस z4, हाँ इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अलग है इसका अप्रोच। z2 प्लस z4, ओके। अच्छा, आपको ये पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो बीच में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बाइसेक्ट करता है। तो अगर मैं बीच के पॉइंट का O का अगर मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट विद हेल्प ऑफ z1 एंड z3, z1 और z3 के हेल्प से कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या होगा, z1 प्लस z3 अपॉन 2, राइट। और अगर मैं z4 और z2 के हेल्प से लिखूं कोऑर्डिनेट तो ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऐसा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। सो अब मैं अगर स्वैप कर दूं, इनको ऊपर क्या चाहिए, z2 प्लस z4, इसको मैं ले जा रहा हूं नीचे, z1 प्लस z3, 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स आप ध्यान में रखिए, कई क्वेश्चंस में आप सीधा रिजल्ट यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, ओके। ओके, लास्ट टॉपिक, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इवन बिफोर गेटिंग इनटू दिस टॉपिक, डू यू गाइस रिमेंबर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़ा था, किसी को याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है? 3 होते हैं, क्यूब रूट 1, सबसे पहले तो 1 ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यूज याद है, 1 -1 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 और एक +1 प्लस माइनस रूट, नहीं -1 प्लस और -1 माइनस, ऐसे कुछ था। आप देखोगे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, ओमेगा की वैल्यू पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, इन तीनों के प्रॉपर्टीज पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, अगर ये तीनों z तो नहीं था, कॉम्प्लेक्स नंबर है z3, इसका रूट है, राइट, दैट मीन्स हर एक नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो एक सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैसे आता है प्रॉपर्टी, ये z³ माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख देते थे और फिर इसमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाते थे, यानी z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस z, या क्या होता था प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें आप ओमेगा डाल दो तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 आता है। ओमेगा क्यों डाला, क्योंकि ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो दैट्स हाउ वी गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। और एक क्या होता है कि इनमें से ये कोई भी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ओमेगा क्यूब 1 होगा, ओमेगा टू द पावर 6 1 होगा, ये सभी होंगे। अलग अलग प्रॉपर्टीज से बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जस्ट आई एम रिवाइजिंग, ठीक है। लेकिन हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्यूब रूट नहीं निकालना, nth रूट निकालना है और भयंकर, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस है ना वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और ये जो हमने फैक्टराइज करके क्यूब रूट्स निकाल लिए थे, यहाँ पे ऑब्वियसली वैसा अप्रोच होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमें ज्योमेट्री यूज करके रूट्स निकालने। तो सबसे पहले इंस्टेड ऑफ गोइंग टू nth रूट, आई अगेन कंटिन्यू विद क्यूब रूट ओनली, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ठीक है। मान लीजिए
जेड क्यूब इक्वल टू 1, क्यूब रूट हम इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्या मैं इसको e टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, अगर इसका थीटा की कौन सी वैल्यू लू कि यहां पे आंसर 1 आ जाए। बेसिकली इसका एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, राइट। तो थीटा की कौन सी वैल्यू लू कि यहां पे आंसर 1 आ जाए। 0 से क्या होगा, कॉस 0 क्या होता है, साइन 0, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लेता हूं तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो दैट बिकम्स, वो आर्ग्यूमेंट से मेरा, इफ यू टेक आर्ग्यूमेंट एज 0, तो ये एक मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाता है, एक रूट मिल जाता है। उस पर डिटेल्स में और डिस्कस करेंगे। बट क्या सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई करता है, कोई और एंगल सेटिस्फाई करेगा? हाँ नहीं नहीं नहीं, बढ़ते जाओ। अरे जब ये जो हम रिपीट करते हैं 2 पाई, तो फिर से वैल्यूज रिपीट होने लगते हैं कि नहीं? यानी अगर 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 पाई भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? 4 पाई करेगा, 6 पाई करेगा, मतलब ऐसे हम बहुत सारे थीटा के वैल्यूज डाल सकते हैं जो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जस्ट फॉर कन्वीनियंस सेक एंड फॉर कन्वीनियंस इन कैलकुलेशन आई विल यूज थीटा एज 2 पाई इंस्टेड ऑफ 0, क्योंकि 0 यूज करने से सब गायब ही हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, कैलकुलेट करके समझाओ कैसे। ठीक है, सो जस्ट फॉर दैट सेक आई विल यूज 2 पाई आयोटा। इज दैट फाइन? इसमें किसी को डाउट है कि मैंने z क्यूब को e टू द पावर 2 पाई आयोटा कैसे लिखा? r की वैल्यू तो 1 ही, वो तो मैं ऑलरेडी मान के ही चल रहा हूँ, r 1 ही लेना पड़ेगा। r की वैल्यू 1 होना मतलब कि इसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 है, मतलब वो एक यूनिट सर्कल हो रहा है, वो भी आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट इसमें आपको समझ आया कोई दिक्कत है? 2 पाई से आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, 0 से भी आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, 4 पाई से भी आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, 6 पाई से भी आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, मुझे ये पता है। ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 2k पाई आयोटा। इंस्टेड ऑफ 2 मैंने इसको 2k लिख दिया और ये लिख दिया कि k की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आगे आगे जाते रहेगा। ये कह सकता हूँ k की वैल्यू 0 डाल दी तो 0 हो गया, k की वैल्यू 1 डाल दी तो 2 पाई हो गया, 2 डाला तो 4 पाई, 3 डाला तो 6 पाई, ऐसे बढ़ता रहेगा। समझ आया क्या करूं मैं? ओके, अब मान लीजिए कि अब इसका मैं सोल्यूशन निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म, कि अगर मैंने k की वैल्यू 0 डाली तो एक क्यूब रूट क्या आएगा, e टू द पावर 0, यानी cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये कितना हो गया 1। k की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो ये होगा cos 2 पाई। अच्छा, बिफोर दैट, बिफोर फाइंडिंग दिस वैल्यू, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये जो क्यूब रूट है इसको हटाना हो अगर मुझे, तो दोनों साइड को मैं 1/3 से पावर रेज कर दूंगा? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? दोनों साइड का अगर पावर मैंने 1/3 से रेज किया तो LHS तो 1 रह जाएगा, 3 × 1/3 होके ये क्या हो जाएगा 2k पाई अपॉन 3। ये समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? अब जो z की वैल्यूज होंगे ना, ये रूट्स आ रहे होंगे z क्यूब से, z क्यूब के जो रूट्स आएंगे वो अब z की वैल्यू से आ होंगे। मतलब इसका सॉल्व करूंगा k के अलग अलग वैल्यूज डाल के तो मुझे वेरियस रूट्स मिलने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि k को अगर 0 डाला तो ये मिला मुझे, तो 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ z क्यूब। ठीक है, अगर मैंने 2 डाला तो ये हो जाएगा 2 पाई 3, उप्स नॉट पाई, प्लस आयोटा साइन 2 पाई 3। यहाँ पे मैंने k की वैल्यू 1 डाली तो ये 2 पाई 3 बचा, k की वैल्यू 1 डाली तो यहाँ पे भी 2 पाई 3 है, ये एक और रूट है। सो दैट मैं z क्यूब को z में लिख सकूँ, और z पे लिखने से क्या होता है, z के एग्जैक्ट वैल्यूज मुझे मिलने लगेंगे, वही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, z की जैसे कि अगर x क्यूब इक्वल टू 8 है, x क्यूब इक्वल टू 8 है, तो आप क्या करते हो, ये क्यूब हटाते हो ना, x इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3 करके 2 आंसर मिलता है ना आपको, तो आपने ये क्यूब हटा के x लिया है। वैसे यहाँ पे z क्यूब को मैं z करूंगा सो दैट मुझे z के वैल्यूज मिल जाए, z के वैल्यूज k के टर्म्स में ये मिल गए। अब k के मैं अलग अलग वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ, 0 डाला तो यह है विच इज 1, 1 डाला तो 2 पाई 3 आ गया, अगर मैं 2 डालू तो क्या आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखे क्या क्या होगा,
नहीं छोड़ो बाद में करते हैं। cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3। समझ आ रहा है? ये मेरे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल रहा है, क्यूब रूट्स। ठीक है, अगला डालू तो क्या आएगा, cos 6π/3 प्लस आयोटा sin 6π/3। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये तो कैंसिल होके 2π हो गया, cos 2π प्लस sin 2π, 3 कैंसिल होके cos 2π कितना होता है 1, जो cos 0 का बिहेवियर होता है, और sin 2π 0, मतलब बेसिकली वो फिर से 1 आ गया। तो ये वाला आंसर रिपीट हो गया। आप अगला करेंगे ना 8π/3, तो फिर ये आ जाएगा, अगला 10π/3, फिर ये आ जाएगा। तो 3 रूट्स के बाद रूट्स के वैल्यूज रिपीट होने लगते हैं फॉर क्यूब रूट, नॉट फॉर ऑल, क्यूब रूट के लिए। सो ये जो मेरे 3 वैल्यूज आए ना, यही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। और जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था तो ये वैल्यू था 1, ये था ओमेगा, और ये था ओमेगा स्क्वायर। आप सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली सेम आंसर्स आएंगे। ठीक है, ये हमने बस ज्योमेट्री फॉर्म से निकाला है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ध्यान रखिए, इनका समेशन होगा 0, एक तो ये है। एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए जो हमने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया, ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ना, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट्स व्हाई इसको ओमेगा स्क्वायर लिखता है। ऐसे नहीं है, कोई नोटेशन नहीं है कि चलो ये ओमेगा है उसके लिए तो कुछ और बचा नहीं तो ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, इसको स्क्वायर वैल्यू करेंगे तो यही आएगा, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो तीनों रूट्स है ना, ये जीपी में है, आप ये भी ऑब्जर्व कीजिए, विद कॉमन रेशियो एज ओमेगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो जीपी बनेगा। और ये सब मैं क्यों सुना रहा हूं, आपको बस क्यूब रूट से ही अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब इसके बाद मैं सीधा जाता हूं nth रूट पे। ठीक है, nth रूट पे ये ध्यान दीजिए, जब मैं क्यूब रूट के साथ डील कर रहा था तो 2k π/3 था। जब nth रूट होगा यानी z इक्वल टू, इनिशियल इक्वेशन होगा z टू द पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, उससे मैं इस इक्वेशन में आऊंगा तो e रेज टू द पावर 2π/3 नहीं रहेगा। 3 कब था, जब क्यूब रूट था। nth रूट के लिए 2π/n हो जाएगा। ठीक है, k टाइम्स आयोटा ये हो जाएगा। ठीक है, और nth रूट के रूट्स क्या क्या आएंगे, देखो क्यूब रूट के लिए हम ओमेगा यूज किया, nth रूट के लिए मैं ओमेगा नहीं कोई और ग्रीक टर्म यूज कर लूंगा अल्फा, तो उसके रूट्स आएंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इस तरह से। अल्फा टू द पावर लास्ट क्या होगा, क्यूब रूट था तो लास्ट स्क्वायर पे रुक गया, तो nth रूट के लिए लास्ट रेज टू द पावर n-1 पे रुक जाएगा। ठीक है, एक और चीज नोट कीजिए, अब ये ज्योमेट्री वाला नोट करने का पॉइंट है, ये चीज मैं हटा रहा हूं। जब भी हम क्यूब रूट से डील करते हैं ना, बेसिकली वी आर डीलिंग विद द यूनिट सर्कल, ऐसा सर्कल जिसका यूनिट रेडियस यूनिट है यानी 1 है। ठीक है, जब मैं क्यूब रूट निकाला था, जो जो सोल्यूशंस आ रहे थे ना, एक यहाँ पे आया था 0 डिग्री पे, एक आया था 2π/3 डिग्री पे, और एक आया था 4π/3 डिग्री पे। ठीक है, ये जो सोल्यूशंस थे ये इन एंगल्स में मिल रहे थे। और आप नोट कीजिए, ये जो एंगल है ना, इस पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ जीपी। जीपी क्या होता है ना, इक्वल पार्ट में सर्कल को डिवाइड करता है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, अगर क्यूब रूट है तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अगर 5th रूट है तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, nth रूट है ना तो ये n इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मान लीजिए सब साइज a है, सबके लेंथ a है, तो ऐसे ऐसे करते करते n, ये लास्ट वाला जो होगा ये n होगा, मतलब ये जो लास्ट टिक कर रहा हूं ना, ये n-1 होगा क्योंकि वहीं पे मैं रुक जाता हूँ, बट वो फर्स्ट वाले के साथ डिस्टेंस का n होगा, a होगा। तो ये सारे इक्वल पार्ट में, सारे रूट सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को भी ध्यान रखिए। ठीक है, 3 मेन ऑब्जर्वेशन, एक तो समेशन 0, दूसरा सारे जीपी में होते हैं, तीसरा सारे रूट्स यूनिट सर्कल को इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं, इक्वल लेंथ में डिवाइड करते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी। मैं देखता हूँ हैव आई मिस्ड एनीथिंग, नहीं अभी तक तो नहीं। ठीक है, और nth रूट ऑफ यूनिटी लिखने का ये वाला आप तरीका फाइनली याद रखिए। आप ये देख के जज कर पाएंगे, किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि 5th रूट ऑफ यूनिटी का इक्वेशन है, उसमें आपको यूलर फॉर्म में दिया होगा, तो ये डिनोमिनेटर देख के आप जज कर पाएंगे कि कौन सा रूट ऑफ यूनिटी है। अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो क्या होगा, 7th रूट ऑफ यूनिटी।
ठीक है, 10 लिखा है तो 10th रूट ऑफ यूनिटी, आप इससे ये जजमेंट कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट कि ऊपर 2 पाई है, 2 पाई का कोई मल्टीपल हो, पाई का मल्टीपल या 3 पाई का मल्टीपल नहीं चलेगा, ऊपर 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, तभी जो नीचे वैल्यू होगा उस रूट का, वो उस टर्म का रूट होगा। समझ आया? सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे हमें और क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ देयर इज एनीथिंग एल्स व्हिच यू शुड नीड टू नो, या दीज प्रॉपर्टीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर nth रूट के लिए मैं रूट्स को अल्फा कंसीडर करता हूं, जैसे क्यूब रूट के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कंसीडर किया था, nth रूट के लिए पहला रूट तो हमेशा 1 होगा, और दिस इज द ओनली रियल रूट बाय द वे, बाकी सारे ना इमेजिनरी रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओनली रियल रूट, बाकी सब कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। nth रूट के लिए मैं अल्फा 1 अल्फा 2 टिल अल्फा n-1 तक। क्यों n-1? क्योंकि 1 एक रियल रूट पे ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं, इसलिए वो n-1 तक जाता है, ताकि टोटल रूट्स तो n ही रहेंगे ना। अगर समथिंग इज रेज्ड टू द पावर n, इसके नंबर ऑफ रूट्स तो n ही होंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स रूट्स n-1 होंगे, एक रियल रूट बैठा होगा 1। ठीक है, z टू द पावर n का इतने नंबर ऑफ रूट्स होंगे, सारे रूट्स का समेशन 0 होगा। ध्यान रखिए, सारे रूट्स जीपी में होंगे, ध्यान रखिए। और एक और चीज आप ये समझ सकते हैं ना कि सारे रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सारे रूट सेटिस्फाई करेंगे, तभी तो रूट है। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं तो दोनों टर्म्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों टर्म्स से वो 0 हो जाता है। वैसे ही सारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी रूट्स के टर्म्स में उसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स आते 2 और 3, तो इसको फैक्टराइज करके मैं x-2 x-3 लिखता था, याद है? इन दोनों रूट से मैं फैक्टर्स क्रिएट करता था। वैसे ही इसके जितने रूट्स आएंगे उससे मैं फैक्टर्स क्रिएट कर सकता हूँ। इस तरह से फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए, कई इक्वेशन को ना, क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दिए होते हैं उसको डिकोड करने में आसानी होती है। ठीक है, इसके बाद एक और इक्वेशन है, वो याद रखना है आपको, लेकिन वो इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, क्योंकि उसमें ना लिमिट्स के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, प्लस पढ़ा भी होता तो फायदा नहीं हो, मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड हाउ इट इज डिराइव्ड। आप ये बस रिजल्ट को याद रखिए, ये जो रिजल्ट है, हर रूट को 1 से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस दिस, 1 माइनस अल्फा 2 करते करते 1 माइनस अल्फा। इसका जो आंसर आएगा वो n आ जाएगा, यानी कौन से पावर पे रेज था, कौन सा नंबर हो। अगर ये 7 है मतलब 7th रूट के मल्टीप्लीकेशन है सारे, यहाँ पे 7 टर्म्स होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, ये सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसमें रियल रूट 1 माइनस 1 मत कर देना तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नंबर ऑफ रूट्स मुझे मिल जाता है इस वाले टर्म से, इसको बस एक याद रखिए। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का, याद रहेंगे। बस इन्हीं को थोड़ा देख के आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक्स, और ये कहीं पे पढ़ाया भी नहीं जाएगा। अगेन ये जेई मेन स्पेसिफिक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो द ओनली वे यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स इज आप इसको रिपीट कीजिए बार बार, क्योंकि ऐसे कोई और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं जहाँ पे ये थोड़ा रिवीजन हो जाए। जैसे कई बार बहुत क्वेश्चंस करते हुए ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज हो जाता है, स्टैंडर्ड फंक्शंस रिवाइज हो जाते हैं। ये कहीं पे रिवाइज नहीं होने वाला, ये बहुत ही स्पेसिफिक नीश है। ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज करने का यही तरीका, आप वापस आके इन क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए और इनके PYQs कीजिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली पूछा जाता है। अगेन आपको मैं बता दूं, दिस इज सच अ टॉपिक ना जो आपको एकदम एज दे देगा दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि इस टॉपिक पे ना ज्यादा जोर डाला नहीं जाता। क्यों? यू माइट हैव रियलाइज कि कहीं कहीं जगह जाके ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा तो दिमाग खपाने वाला हो जाता है। और ये आज का टॉपिक नहीं, पूरे एक हफ्ते में हमने जितने क्लासेस किए, थोड़ा अनयूजुअल है इस टाइप। हमें ना इंट्यूटिवली इसका सोल्यूशन समझ नहीं आता। आपको सोल्यूशन समझने के लिए पहले से आइडिया होना चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको दूसरे स्टूडेंट के ऊपर क्लियर एज दे देगा। बाकी स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आएंगे, डेरिवेटिव्स यानी कैलकुलस पढ़ के आएंगे जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ के आएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री बुक में खोल के देखेंगे ना, उसके फॉर्मूला ही समझ नहीं आएंगे आपको, अगर आप अनप्रिपेयर्ड जा रहे हैं कि फॉर्मूला है क्या, बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, यूलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ पे आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ने कहीं यूज ही नहीं किया इस टॉपिक में। ठीक है ना, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ये शॉट मारना सीख गया ना तो आपको इतना एक्स्ट्रा रन मिलेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिल सकते। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जो बेसिक है कि 25 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन जो इजी है वो आप पहले आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लो। अगर उसमें ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो आपको एज मिलता है, जो बाकी को। तो आपके लिए अगर 7 क्वेश्चन इजी हो गए, किसी और के लिए 5 क्वेश्चन इजी होंगे। फिर क्यों? क्योंकि आपके इस टॉपिक के भी क्वेश्चन आसान लगे। और ये जो गैप है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इन टॉपिक पे मास्टरी कर पाते हैं। जस्ट आउट ऑफ फियर नहीं करता है ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे कौन करे। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे आप मास्टरी कर लोगे ना, तो जो स्टैंडर्ड टॉपिक्स है वो उस पर तो सभी कर रहे हैं। तो ये एक वैसा चैप्टर है, इससे डेफिनेटली एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएगा ही। nth रूट ऑफ यूनिटी से भी आता है, रोटेशन ऑफ उससे भी आता है। रोटेशन वाला तो डेफिनेटली आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, और रोटेशन के कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स अगर आप याद रख सकते हैं, जैसे इक्विलैटरल का था, या फिर जब आप रोटेट करें तो लेंथ ऑफ साइड सेम होना चाहिए, अलग है तो उसको यूनिट कीजिए। ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखें तो गलत भी नहीं होगा। गॉट इट? सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू स्पेंड योर टाइम ऑन, टू गेट सम एक्सपर्टीज। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बाकी मतलब 90% स्टूडेंट स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, जबकि इतना कॉम्प्लेक्स है भी नहीं। अगर आप ठीक से समझेंगे ना, कॉन्सेप्चुअली समझ के बढ़ेंगे, आपको इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा भी। ठीक है, जैसे nth रूट ऑफ यूनिटी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा अगर आप ऐसे ही घुस जाएंगे बिना समझे। आपको फॉर्मूला का सर पैर ही नहीं समझ आएगा है कि आपको रटना पड़ेगा, और रटने से आप भूल जाते फिर इवेंचुअली आपने समझे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो रिवीजन के टाइम आपको फिर से रियलाइज होगा, अच्छा ऐसे था कॉन्सेप्ट, फिर आप उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो रिवीजन इज द की। ऑब्वियसली 2-3 राउंड्स ऑफ रिवीजन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट होना चाहिए बिफोर द फाइनल एग्जाम, आई मीन जेईई मेंस एग्जाम। 3 राउंड ऑफ रिवीजन तो चाहिए। ठीक है, उतना ध्यान रखिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना बेटर एक्सपर्ट होंगे आप। ठीक है, मान लीजिए आपने पीवाईक्यूज भी लिमिटेड किए, सिर्फ 20 पीवाईक्यूज के हर चैप्टर के। एक बच्चा जो विद रिवीजन 20 कर रहा है और एक बच्चा जो विदाउट रिवीजन 40 कर रहा है ना, दिस गाय हैज मोर एडवांटेज। क्योंकि 40 करने वाला वो रिकलेक्ट करने में उसको दिक्कत आएगी विदाउट रिवीजन। ठीक है, रिकलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देख के पता लगता है कि पता तो है, मैंने किया तो है, लेकिन क्या किया वही नहीं पता रहता, बट एक आइडिया रहता है। क्योंकि वो फिर फायदा नहीं होता, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता और जिसको समझ आ रहा है कि है, उन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा फिर। समझ लो, क्योंकि दोनों का आंसर गलत ही आएगा। दैट्स व्हाई। ओके, चलो लास्ट टॉपिक करते हैं। इफ अल्फा इज द 5th रूट ऑफ यूनिटी। ओके, 5th रूट ऑफ यूनिटी है, प्रॉपर्टीज लगा देते हैं रूट्स का। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए, सम ऑफ रूट्स 0। 5th रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स 4 होंगे, एक रियल रूट होगा, सबका समेशन 0 होगा। इन्होंने इस पे मॉड भी लगा दिया, एनीवे 0 होगा। मॉड ना भी लगाओ तो भी 0 होगा, बट ठीक है, मॉड भी लगा दिया तो ये 0 होगा। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन तो आप सबको समझ आ गया, पहले ऑप्शन में डाउट है किसी को? सेकंड ऑप्शन में क्या किया ना, यहाँ पे अल्फा रेज़ टू द पावर 3 तक है, मतलब यहाँ तक ही है। तो चौथा टर्म क्या रह जाएगा, 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर + अल्फा क्यूब इक्वल टू -α4। ये लिख सकता हूँ मैं, RHS में लेके गया। अब मैं दोनों साइड का मॉड ले लेता हूँ। दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग ना, मॉड। इसका मॉड क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 4 का मॉड। ठीक है, अब देखिए, ये जो पावर होता है ना, मॉड हो, आगे जाके हम मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे, मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट्स हो, मॉड हो, ये क्या पढ़ा था हमने, ये कुछ भी हो, पावर ऐसी चीज आप अंदर बाहर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कई बार होता है कि नेगेटिव अंदर बाहर करना है, उसमें कंफ्यूजन होता है, लेकिन पावर कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में आराम से बाहर कर दीजिए। ये समझ आया? अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना अल्फा, इसका मॉड वैल्यू हमेशा बना रहेगा किसी भी रूट का, nth रूट हो, 3rd रूट हो, 4th। जैसे क्यूब रूट में z क्यूब का एक क्यूब रूट होता है ओमेगा, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। इसका भी आप मॉड वैल्यू लेंगे ना, ये भी 1 आएगा, इसका भी मॉड वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, सो अल्फा का मॉड वैल्यू हमेशा 1 आता है, इसलिए ये 1 होगा। ठीक है, अच्छा, क्यों 1 होगा? इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो, मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। जैसे अभी हमने क्यूब रूट पढ़ा, उसका एक था cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, ये था। इसके ये वैल्यूज आएंगे, आप 2π/3 को सॉल्व कर लीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। क्या वैल्यू मिलेगा? 2π/3 कितना होता है, 150 डिग्री या 120 डिग्री, यानी -60 हो गया ये, यानी -½ और ये √3/2। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाले 1 आ जाएगा।
ठीक है, इसलिए आप किसी का भी पिक कीजिए 1 ही आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी भी करेक्ट, बी भी करेक्ट हो गया। सी देखते हैं, सी में क्या किया इन्होंने, अल्फा स्क्वायर पे रुक गए, यहां तक रुक गए, तो अल्फा स्क्वायर पे रुक गए तो क्या आएगा, वन प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव अल्फा क्यूब नेगेटिव अल्फा 4। ठीक है, मॉड ले लिया दोनों साइड का। अब RHS देखिए, इसमें से ना मैं नेगेटिव अल्फा क्यूब कॉमन ले लूँ। ठीक है, सो नेगेटिव अल्फा क्यूब मॉड में कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस अल्फा। ठीक है, मॉड की वजह से 1 हट जाएगा और अल्फा मॉड अल्फा क्यूब फिर से 1 हो जाएगा, जस्ट प्रीवियस स्टेप वाला। समझ आ रहा है? तो ये टोटल वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस अल्फा। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। क्या आप एंगल जज कर सकते हैं? फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब मैं z को लिख सकता हूं e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाय, क्या लिखूंगा नीचे, क्या आएगा फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, 5k। ठीक है, अब इसके अलग अलग वैल्यूज क्या होंगे, एक बार k की वैल्यू 0 डालूंगा, 0 डालते ही फर्स्ट रियल रूट आ जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 डालूंगा तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट आएगा cos 2 पाई बाय 3 आयोटा साइन 2 पाई बाय 3, ये पहला कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, ये होगा अल्फा। अगला कॉम्प्लेक्स रूट आएगा अल्फा स्क्वायर 4 पाई बाय 3 के साथ। हमें क्या चाहिए, अल्फा ही चाहिए, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट ही चाहिए। ठीक है, सो सॉरी मैंने 3 लिखा है, ये 5 होगा नीचे, मुझे क्यूब रूट की 3 की आदत लग गई है। 5 क्यों होगा, क्योंकि हम फिफ्थ रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये अल्फा की वैल्यू ना यहां पुट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 5। समझ आया मैंने क्या किया? अब देखिए इसमें ना सॉल्व करने मत लग जाइए, 2 पाई बाय 5 की वैल्यू क्या है, आप ऑब्जर्व कीजिए, ये है 1 प्लस कॉस अल्फा इस फॉर्म में, या 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में। 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में होता तो हम क्या करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते यार। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है हाफ एंगल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला, याद है आप सबको? इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यानी यहाँ पे कॉस थीटा होता तो थीटा बाय 2 होता, तो इसकी वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी पाई बाय 5। ये समझ आएगी नहीं मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लगाया हाफ एंगल। हाफ एंगल फॉर्मूला हर जगह आ रहा है, जीरे की तरह हर खाने में डलता है वैसा, इसको आपको याद रखना एकदम। ठीक है, प्लस अब क्योंकि इसको हाफ एंगल कर दिया मैंने, इसको भी कर दूंगा, तभी इसके साथ ना कुछ कॉमन आ पाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाय 5 कॉस पाई बाय 5 मॉड। ठीक है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ओ गॉड एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट कर दिया, बट ठीक है एनीवेज, 2 कॉस पाई बाय 5 कॉमन आ गया, अंदर रह गया, अच्छा ये भी मॉड में, अंदर रह गया कॉस पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 5, ये रह गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पता क्या आएगा, 1। मैग्नीट्यूड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 5 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 5, कुछ भी एंगल हो 1 ही आएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2 कॉस पाई बाय 5, पॉजिटिव में बचेगा क्योंकि मॉड है, तो ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, अभी लास्ट वाला देखिए, यही मैं कह रहा, लास्ट वाला ना मैं गलती कर दिया डिलीट करके, मैंने ऊपर क्या लिखा था, यहाँ पे पार्ट 3 के लिए मैंने लिखा था 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा 4, ये लिखा था राइट, और इससे मैंने माइनस अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया था, अंदर बचा था 1 प्लस अल्फा, देन आई रियलाइज दिस इज 1, तो ये आके ये बन गया था 1 प्लस अल्फा। तो बेसिकली ये और ये इक्वल है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू दिस, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसकी वैल्यू अभी निकाली मैंने, कहा इसकी वैल्यू अभी निकाली, ये 2 cos पाई बाय 5, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2 cos पाई बाय 5, सेम होगी। ठीक है, बट यहाँ पे 2 cos पाई बाय 10 है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है।
समझ आया? ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी एक ट्रिक हो जाता है यूज, जिससे बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये टू द पावर 4 डिग्री का इक्वेशन है, फोर्थ पावर का इक्वेशन, तो इसके 4 रूट्स ही होंगे और चारों रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया हुआ इन्होंने। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये ना किसी 5th रूट या 4th रूट के फॉर्म में ही नहीं, लेकिन इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? उसके लिए एक इक्वेशन, एक आइडेंटिटी है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेट मी ट्राई टू रिमाइंड यू। x टू द पावर n माइनस 1, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, इफ यू गाइस रिमेंबर। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 x टू द पावर n, हाँ उल्टा भी लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहां तक जाते हैं। समझ आया? ये आइडेंटिटी आप याद रखिए, ये बहुत बहुत दूसरे, एक्चुअली आई थिंक ये बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों चैप्टर में यूज हुआ है। ठीक है, सो अब आपको इसमें ना सिमिलैरिटी दिखेगी। ये मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, देखिए 1 प्लस एक्स, अच्छा यहाँ पे मैं एक्स स्किप करके यहाँ पे एक एक्स भी आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4, यहाँ पे जाके ये इक्वेशन खत्म हो जाएगा। क्या इसमें मैं खुद से एक एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? खुद से। ठीक है, अगर खुद से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स माइनस 1 फ्रॉम माई साइड, ये जो टर्म दिया हुआ है इसके RHS में 0 था। ठीक है, मैंने खुद से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया x टू द पावर 5 माइनस 1 एज पर दिस आइडेंटिटी। समझ आया क्या कि मैंने, ये मेरा आइडेंटिटी या फॉर्मूला है। मैंने रियलाइज कि इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन गिवन है, तो इस फॉर्म का इक्वेशन मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके पहले मैंने x माइनस 1 खुद से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गया? x टू द पावर 5 माइनस 1। यहां तक डाउट है किसी को? ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0, तो ये पूरा टर्म भी 0 हो जाएगा, राइट? ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा ना। तो कैन आई राइट दैट x टू द पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0? हुआ कि नहीं? और इससे क्या हो गया? x टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 5th रूट ऑफ यूनिटी, राइट? एक रूट तो रियल होता है जो क्या होगा? 1, बाकी 4 रूट्स क्या होंगे? गिवन है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और यही क्यों होंगे? देखिए ओरिजिनल इक्वेशन यही दिया हुआ था, इसके 4 रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे, ये तो मैंने खुद से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका रूट 1 है मुझे दिख रहा है, तो वो तो ठीक है, ये रियल रूट इसका 1 आ गया। बाकी जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट बटेंगे वो इसी के ही रूट्स आएंगे। ठीक है, तो ये 5 रूट्स आ गए मुझे। अब 5 रूट्स आ गए अगर 5th रूट का, तो मुझे तो प्रॉपर्टीज बहुत सारी पता है, उसको यूज करके मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व क्या करना है? ये, ठीक है। बिफोर मुझे पता है कि अगर ये सारे नंबर इसके रूट है तो ये सारे नंबर्स भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, राइट? मतलब अल्फा टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। बीटा टू दी पावर 5 भी 1 होगा, सिमिलरली गामा टू दी पावर 5, डेल्टा टू दी पावर 5 सब 1 होंगे। ठीक है, अब मुझे कौन से एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए? अल्फा टू दी पावर 2021। सो क्या मैं अल्फा टू दी पावर 2021 को ऐसे लिख सकता हूँ? अल्फा टू दी पावर 2020 इंटू अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आप रियलाइज कर रहे हो इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इसको मैं अल्फा टू दी पावर 5 का समथिंग लिख सकता हूँ, क्या होगा? 404 ऐसे लिख सकता हूँ, और अल्फा टू दी पावर 5 1 ही है, तो ये वाला पूरा टर्म 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो इसमें बचेगा क्या फिर? अल्फा बचेगा सिर्फ, इसका सिर्फ ये तो 1 हो गया, सिर्फ अल्फा बच गया, बाकी का भी ऐसे बच जाएगा, प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, राइट? सब ऐसे बच जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 0। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो सारे रूट्स आ गए, इन सब का सम क्या आएगा? 0। ये सारी रूट्स है ना, इसमें 1 ऐड कर दिया तो सारी रूट्स का सम 0 आ गया।
तो इसका सम आ जाएगा, इसको RHS में ले जाऊंगा -1। समझ आया सबको? देखो मुझे पता है ये चारों रूट्स हैं, तो इन पांचों रूट्स का सम क्या होगा? सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ nth रूट इज 0। इन सब का सम 0 है। मैंने बस प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। तो आप देखिए घूम फिर को प्रॉपर्टीज ही काम आने वाले और कुछ उसके अलावा और कुछ नहीं, तो प्रॉपर्टीज दिमाग में रखिए। और हाँ, इस टाइप के आइडेंटिटीज तो ये अज्यूम्ड है, ये तो बच्चों को पता ही होगा, मतलब मेंस के लिए ये अज्यूम्ड है। अगर ये नहीं पता तो वो कहते हैं अरे यार आप फिर मेंस के एग्जाम में मत दो, ऐसा एटीट्यूड रहता है एनटीए वालों का। एनटीए जो ये सब टेस्ट सेटअप करते हैं, इनफैक्ट वो सिलेबस में ये सब लिखते भी नहीं कि सिलेबस में, वो अज्यूम करते हैं तुम्हें आता है, ये बेसिक्स है तुम्हारा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम क्लास में कवर करते हैं जो कि ना मेंशन ही नहीं है सिलेबस में, बिकॉज इट इज अज्यूम्ड, वो तो पता ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं। जो हाई लेवल है वो लिख देंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग। इट हैज अ सिमिलर अप्रोच लाइक आवर प्रीवियस क्वेश्चन। इसका रूट निकालना है, ठीक है। z टू द पावर 5 है, यानी नंबर ऑफ रूट्स 5 होंगे, ठीक है। बट ये ऑब्वियसली क्यूबिक फॉर्म में नहीं है, सॉरी nth रूट फॉर्म में नहीं है। इसको nth रूट फॉर्म में कैसे लाऊंगा? इस पूरे टर्म को लाइक माई प्रीवियस क्वेश्चन, क्या मैं इसको z-1 से मल्टीप्लाई कर दूं, LHS, ठीक है। अगर इसको मैं z-1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये वाला टोटल टर्म मिलके क्या हो जाएगा? z टू द पावर 6 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो एसेंशियली ये हो गया z टू द पावर 6 इक्वल टू 1, और मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। तो इसका जो एक तो रियल रूट होगा 1, ये तो पहले से ही पता है, बट ये जो रियल रूट होगा ना, वो किसका रूट आ रहा है? जो मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया उसका। बाकी का रूट्स इसके होंगे सारे कॉम्प्लेक्स वाले, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे निकालने हैं? हमें एग्जैक्ट रूट्स निकालने हैं इस बार। हाँ, इस बार कोई शॉर्टकट और चला के नहीं कर सकते। रूट निकालने का एक ही तरीका है, इसको यूलर फॉर्म में लिख दो। z इक्वल टू क्या था? अच्छा, ई था डायरेक्ट, अयोटा 2 पाई बाय, इसमें क्या आएगा नीचे? 6 के। अब बस k की वैल्यूज डालते रहो, 0 मत डालो, क्योंकि 0 डालने से आंसर 1 आएगा, जो मुझे पता है ऑलरेडी। 0 स्किप कर दो, 0 डालने से 1 आता है, ठीक है। 1 डाल दो तो एक आएगा e रेस टू द पावर 1 डालने पे पाई बाय 6 आयोटा। एक आएगा e रेस टू द पावर 2 डालने पे, नहीं सॉरी, पाई बाय 6 कैसा है? 2 पाई बाय 6 आएगा। 2 डालने पे 4 पाई बाय 6 आयोटा। e रेस टू द पावर 6 पाई बाय 6 आयोटा। e रेस टू द पावर 8 पाई बाय 6 आयोटा। 1 2 3 4, बस एक और बचा है, e रेस टू द पावर 10 पाई बाय 6 आयोटा। ये 5 रूट्स आ गए। इसको क्या करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। सॉल्व करके कीजिए, मैं देखता हूँ इसमें इन्होंने किया है, इसमें नहीं किया इन्होंने, ये किया है नहीं। ठीक है, इन्होंने ना इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया, सब काट पीट के, जो जहां जहां 3 आ रहा है, जहां जहां गायब हो गए, सब किए जो हमने लिखा था ना प्रीवियस स्क्रीन में। ये इसको पाई बाय 3 कर दिया, इसको 2 पाई बाय 3 कर दिया, इसको पाई कर दिया, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, और ये आंसर आया। ये सारे आंसर्स, इसमें से 1 रिमूव कर दिया क्योंकि ये हमने खुद से ऐड किया था, तो फाइनल आंसर में 1 नहीं रहेगा। समझ आया? ये सारे 6th रूट ऑफ यूनिटी है, बट इस वाले पर्टिकुलर टर्म का सोल्यूशन ये 5 है, क्योंकि z इक्वल टू 1 यूज करने के लिए ना, इसका तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैंने z-1 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो z और ये वाला टर्म आके 0 था, तो ये जो 1 रूट था ना, ये मैंने खुद से ऐड किया, इसलिए जो रिमेनिंग टर्म है उसका सोल्यूशन 1 नहीं है। 1 सोल्यूशन इसकी वजह से बना था, इस पे 1 डालोगे तो ये 0 इंटू दिस टर्म होगा, इसलिए वो 0 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर आप इसमें 1 डालोगे तो 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। 1 सेटिस्फाई हो रहा था, ये जो एक्स्ट्रा टर्म मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया था उसकी वजह से,
उसके अलावा जो रूट्स है ना, ये आप डायरेक्टली इसमें डाल देंगे तो ये सेटिस्फाई होगा। दैट्स व्हाई 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि 1 जो सॉल्यूशन था वो फैक्टर मैंने खुद से डाला था। ओके कितने क्वेश्चंस बचे? खत्म कर दे क्या? 2 क्वेश्चंस है और इजी वाले। ठीक है, खत्म कर देते हैं अभी, जस्ट बेयर फॉर मे बी 2-3 मिनट्स। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, आपको देख के ही समझ आएगा। सबसे पहले आप देखिए, ये जो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, ये किस फॉर्म में है? पोलर फॉर्म में। नीचे क्या लिखा है दोनों में? ऊपर 2 पाई, मतलब ये 11th रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ये समेशन है। समेशन मतलब सब रूट्स को ऐड कर रहे हैं, सब रूट्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? बस वही आंसर है। समझ आया? अगेन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको आइडिया ही नहीं ना किस चीज के बारे में बात करें तो कोई बच्चा सॉल्व ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर आइडिया है तो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये देखो और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। द ओनली डिफरेंस इज ये 11 तक गया था, ये 10 तक गया। ठीक है, और ये ना 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होता है तो ये रूट बन जाता है 1। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना तो ये 11 तक जाएगा, और जो 11 तक जाएगा तो लास्ट वाला, इसमें लास्ट वाला जो होगा, k की वैल्यू 11 डाल दूंगा, नीचे 11, तो लास्ट वाला 2 पाई कर देता है। तो इस वाले पर्टिकुलर एक्सपेंशन में लास्ट वाला वैल्यू 1 आ रहा है, तो रियल वैल्यू तो एंड में आ रहा है। अगर आप 0 से स्टार्ट करो तो रियल वैल्यू फर्स्ट में आ जाता है, अगर आप 1 से स्टार्ट करो तो रियल वैल्यू एंड में आएगा, बीच की बाकी सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होंगे। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखिए, 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टार्ट हो गए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 सब स्टार्ट हो गए। ठीक है, और वो कहां तक जाएगा? अल्फा 10 तक जाएगा, और अल्फा 11 क्या होगा? 1। उन सब का सम 0 है मुझे पता है, सो 1 से लेके 10 यानी अल्फा 1 से लेके अल्फा 10 तक का सम कितना रहेगा? फिर वो जो +1 था इसको मैं RHS में ले जाऊंगा, -1 आ जाएगा। समझ आया? सो इसका आंसर क्या है? -1। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में सबसे पहले जो आपको नोट करना है ना, ये देखो सिस फॉर्म में होता है, CIS। ये सिस फॉर्म में नहीं है, पहले साइन है फिर आयोटा के साथ कॉस है। ठीक है, बट इतना मुझे पता चल गया, ऊपर 2 पाई है और नीचे 7 है, तो 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। क्या मैं इसको कॉस और इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बट एक और प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे ना बीच में प्लस होना चाहिए, इसमें माइनस है। तो इसको कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है, याद रखिए, आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, आयोटा से जो डिवाइड किया उसको तो आप बाहर निकाल लीजिए समेशन के, जो मल्टीप्लाई किया उसको देखिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा साइन 2 पाई k/7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा और आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर विच इज -1, इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा cos 2 पाई/7k। ये आ गया। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज करने पे हुआ 1 आयोटा समेशन ऑफ cos 2 पाई/7k प्लस आयोटा साइन 2 पाई/7k। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको रियलाइज हो रहा है ये 7th रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, और कहां से कहां तक निकाल रहे हैं? 1 से 6, सिग्मा 1 से लेके 6 तक है, यानी लास्ट वाला छोड़ दिया हमने, तो लास्ट वाला फिर RHS में जाके -1 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है -1 क्यों आ रहा है? आप i की वैल्यू एक एक करके डाल दो। i की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1 जाएगी, तो क्या होगा? फर्स्ट टर्म 2 पाई/7 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/7। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या होगी? 2 डाल दो, cos 4 पाई/7 प्लस आयोटा साइन 4 पाई/7। समझ आ रहा है? इस तरह से हर रूट आते रहेंगे। लास्ट रूट क्या होगा? 6 डालूंगा। ठीक है, 6 में डाल के ये आ जाएगा 12 पाई/7 वाला सीरीज बनेगा, बट इसमें एक रूट कम दिया है, राइट? 7 डालने पे जो आएगा वो फाइनल रूट आएगा। 7 डालने पे क्या आएगा? देखिए, cos 14 पाई/7 प्लस आयोटा साइन 14 पाई/7। यार है, कैन यू सिंप्लीफाई टू 2 पाई? ये सिंप्लीफाई हो गया 2 पाई, cos 2 पाई इज
1 साइन 2 पाई 0, तो ये है 1, सारे इसके समेशन होगा 0, तो लास्ट वाला तो मैंने खुद से ऐड कर दिया, तो इसको अब मैं ले जाऊंगा आरएचएस में, तो इसका जो समेशन चाहिए था जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज -1। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आ गया -1 अपॉन आयोटा, ये तो पूरा -1 है और ये बाहर एक 1 अपॉन आयोटा था ये। ठीक है, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, ऊपर आयोटा कर लीजिए, नीचे आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, यानी आयोटा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म एकदम, आपको ये इसके बाहर कुछ देंगे ही नहीं, क्योंकि इसके बाहर सॉल्व करने के लिए वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे ही स्टैंडर्ड देंगे। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वी आर डन फॉर द टॉपिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा सा गंदा सा लगेगा, बट कुछ गंदा नहीं, आपको समझाऊंगा तो आराम से समझ आएगा। फॉर एनी इंटीजर के लेट अल्फा के, अल्फा क्या होता है? रूट। कौन से क्यूब, कौन से का रूट है, कौन से nth का रूट है, वो हमें देखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, द ओनली थिंग मिसिंग इज ऊपर पाई है इंस्टेड ऑफ 2 पाई, 2 पाई करना पड़ेगा तब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। अगर इसको मैंने 2 पाई किया ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा? 14। ये 2 पाई किया तो नीचे 7 का 14 हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आप बता सकते कौन से रूट निकाल रहे हैं? 14th रूट। अच्छा, 14th रूट का आप ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं एक बार। यूनिट सर्कल को हर एक, इतना भयानक सर्कल बनाता हूं ना, आगे पढ़ा ही नहीं पाता हूं मैं फिर। ये सर्कल है, हाँ चलो, यूनिट सर्कल को जितने भी नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो उसको इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, सो अगर 14 रूट्स है तो 14 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड किया होगा, कुछ भी, आई डोंट नो। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिफरेंस होगा ना हर एक रूट के बीच का, ये डिफरेंस इक्वल होगा कि नहीं? हर एक रूट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना। इतना समझ आ रहा है आप लोग को? जब मैंने क्यूब रूट का बताया था आपको, तो एक रूट तो यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तीनों बराबर होंगे। सिमिलरली अगर 14 रूट है तो मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। ये ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग है इस चीज का। अभी सवाल देखिए क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन k फ्रॉम 1 to 12, इसमें बाद में आते हैं, ये है मॉड ऑफ a अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k, यानी ये एक रूट है उसका डिफरेंस दूसरे रूट से, और इसका अगला रूट ये देखिए k प्लस 1 और k, यानी दो कंसेक्यूटिव रूट्स का डिफरेंस है। ये समझ आ रहा है? ये दो कंसेक्यूटिव रूट्स का डिफरेंस है। कंसेक्यूटिव रूट्स के डिफरेंस को अगर मैं a मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी। ये समझ आ रहा है? दो कंसेक्यूटिव रूट का डिफरेंस। मुझे k की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक जाना है, यानी a जो होगा कितनी बार ऐड हो जाएगा? 12 बार। समझ आ रहा है? इसमें क्या होगा ना, फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसका? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये फर्स्ट टर्म आएगा k की वैल्यू 1 पुट की। अगला टर्म आएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 3, ऐसे करते करते लास्ट टर्म आएगा अल्फा 13 माइनस अल्फा 12। ये सारे टर्म्स आएंगे, सारे कंसेक्यूटिव रूट्स के डिफरेंसेस है। अगर आप ज्योमेट्रिकली समझे, हर कंसेक्यूटिव रूट का डिफरेंस इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं a मान के चलूं तो इसकी वैल्यू a होगी, इसकी वैल्यू a होगी, इसकी भी a होगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 12a। 12a आ रहा है? पक्का समझ आया 12a कैसे? ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे अब इन्होंने k प्लस 1 सिंपल लिखा था, इन्होंने इसमें 4k माइनस 1 और 4k माइनस 2 कर दिया। अब थोड़ा रियलाइज करेंगे ना, ये भी कंसेक्यूटिव रूट का ही डिफरेंस है। ठीक है, k फ्रॉम 1 to 3 किया। अच्छा, अगर मैं k की वैल्यू 1 भी डाल देता हूं मान लीजिए, तो 4k माइनस 1 क्या होगा? k की वैल्यू 1 डालूं, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। देखिए कंसेक्यूटिव रूट का डिफरेंस है। अगर आप k की वैल्यू 2 डाल दो तो अल्फा 8 माइनस 1 7 माइनस अल्फा 8 6, ये भी कंसेक्यूटिव रूट का डिफरेंस है। तो k की वैल्यू आप डालते रहो तो कंसेक्यूटिव रूट का ही डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे भी a ही आएगा। कितनी बार a ऐड हो रहा है? 3 बार, तो डिवाइडेड बाय 3a, तो आंसर क्या आ गया? 4। दैट्स इट। ठीक है, सो ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन है ना, थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो आपको लगेगा एकदम आसान है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 ही है ना, एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ 4।
समझ आया? इससे क्या हो गया, हमारा टॉपिक खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके PYQs, लेकिन इसके PYQs बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ही इसके PYQs। एंड ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चन स्किप कर चुके होंगे जो हम तब नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। आई पिक देम अप, बट आई एम अज्यूमिंग कि हाफ द क्लास में PYQs खत्म होंगे। जो सेकेंड हाफ ऑफ द क्लास रहेगा विल स्टार्ट विद मैट्रिक्स। ओके, गॉट इट? तो अपनी बुक ले आइएगा उस हिसाब से। उस हिसाब से मतलब PYQ के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि मैट्रिक्स जो होगा अलग बुक में होगा, वो उसकी अभी जरूरत नहीं, वो तब का PYQ जब करेंगे तब चाहिए होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।